अस्सलाम वालेकुम किड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा देयर आर 5 स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसमें सबसे पहली अहम बात यह है कि इफ यू हैव अ सेंटेंस दैट यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो आप सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करें कि क्या इसके अंदर जो वर्ब है ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पैसिव वॉइस, लेकिन अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले हम एक छोटी सी बात दोहराएं। आपको ये याद है कि सेंटेंसेस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं और सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी, इसी तरह से सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये भी बात आपको याद है और अच्छे तरीके से मालूम है। तो ये इनके हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया आपके सामने। तो इस सेंटेंस के अंदर लाइन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और गोट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। लाइन ने द लाइन किल्स द गोट, इसमें जो एक्शन है वो है किल, और किल चूंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए हम ये कहते हैं कि लाइन गोट को किल करता है। लाइन बकरी को मारता है, लाइन बकरी को मार डालता है। तो जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, जैसा कि मैंने आपको क्लास लेक्चर के अंदर बताया था कि एक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेचुरल डूअर या नेचुरल एजेंट ऑफ द एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पर आता है। इसको हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो किलिंग में लाइन जो है वो, किलिंग और गोट और लाइन में लाइन जो है वो नेचुरल एजेंट ऑफ द एक्शन है। जाहिर है कि लाइन ने गोट को मारा। अगर हम लाइन के बारे में बात करके ये बात बताएंगे कि शेर ने बकरी को मार डाला तो ये एक एक्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम इस बात को यूं करेंगे, गोट को सब्जेक्ट बनाएंगे कि बकरी शेर के हाथों मारी गई, तो फिर ये एक पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। बात वही है, बात फिर भी वही है, बकरी मारी जाएगी दोनों सूरतों में, लेकिन शेर ने बकरी को मार डाला ये एक एक्टिव सेंटेंस है और बकरी शेर के हाथों मारी गई ये एक पैसिव सेंटेंस है। या शेर बकरी को मार डालता है ये एक एक्टिव सेंटेंस है और बकरी शेर के हाथों मारी जाती है ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन किस तरह से होती है। तो इसके 5 स्टेप्स हैं। मैं ये 5 स्टेप्स आपको गिनवाता हूं, आप बड़े तवज्जो से इसको देखिए। ये 5 स्टेप्स हैं। ये पहला स्टेप है कि आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को उठाकर ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ले जाइए। ये पहला स्टेप है। हम ये 5 स्टेप करने लगे हैं। पहला स्टेप है कि आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को उठाकर आप पैसिव वाली जगह पर ले जाइए। तो हमने ये लाइन को यहां से उठाया और यहां पर हम पैसिव वाली जगह पर इसको ले आए। दूसरी बात कि ये गोट को आप यहां से उठाइए, इसको एक्टिव, ये सेकंड स्टेप है कि गोट को आपने यहां से उठाया और आपने इसको अपने पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया। द गोट, द लाइन। तीसरा स्टेप, यहां पर इसके लाइन के साथ बाय लगा दीजिए। ये थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप है। ये बाय आपने लगाया। फोर्थ स्टेप, ये जो वर्ब है ये जिस भी हालत में है इस वर्ब को यहां से वर्ब 3 की हालत में कन्वर्ट करके, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की हालत में कन्वर्ट करके पैसिव सेंटेंस का
वर्ब बना दीजिए। ये इस वक्त यहां पर किल्स V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब की हालत में था। हमने इसको V3 में कन्वर्ट किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, या पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, दूसरे लफ्जों में पास्ट पार्टिसिपल में हमने इसको तब्दील किया और यहां पर हमने इसको किल्ड की हालत में ले आए। और ये चौथा स्टेप है जो आपने अभी देखा, ये चौथा स्टेप है। और पांचवा स्टेप ये है कि अब आपने यहां पर अपना एक जाती योर एडेड बी डालना है। वर्ब बी की एक शक्ल आपने यहां पर ऐड करनी है। ये पैसिव सेंटेंसेस में लाजमन आता है। अब ये बी किस शक्ल में आएगा, इसकी पहचान आपको ये वाला वर्ब जो आपने, ये जो मेन वर्ब, ये मेन वर्ब जो कि डायरेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में था, ये वर्ब आपको पहचान देगा कि आपने बी किस हालत के अंदर डालना है। तो ये बी यहां पर, अगर ये वर्ब जो है वो वर्ब 1 या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब की हालत में था, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि यहां पर आपने बी डालना है। एक मिनट, ये बी है, मगर अभी हमने बी की शक्ल डिसाइड नहीं की कि बी की शक्ल क्या होगी। तो मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी जो बी है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम और आर होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होती है। ये बी वर्ब है। बी वर्ब अगर हम पूरा का पूरा बी वर्ब मैं आपको याद दिलाऊं तो इसकी फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होती है। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है। और इसकी आईएनजी वाली शक्ल या प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है। ये आपकी याददाश्त के लिए मैं पूरा वर्ब भी यहां लिख दिया है। मैं इसको एक सेपरेट पेज पर ले जाता हूं। ये आपकी याददाश्त के लिए पूरा वर्ब भी मैंने लिख दिया। इस पूरे वर्ब को बी वर्ब कहते हैं। और इसकी जो इन्फिनेटिव शक्ल है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये कहाँ इस्तेमाल होनी है और क्या होता है। इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो बी है। तो बी वर्ब ये है, इसका बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, या मैं अपनी आसानी के लिए उसको V1 कहता हूं। इसकी प्रेजेंट फॉर्म वी जो है वो इज, एम और आर है। और इसकी पास्ट फॉर्म, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए V2 कहता हूं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसकी थर्ड फॉर्म जो असल जिसका नाम पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए वर्ब 3 कहता हूं। और इसकी फोर्थ फॉर्म जो कि असल में प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, मैं अपनी आसानी के लिए इसको V1 ING कहता हूं। तो ये वर्ब है बी। इस वर्ब को जहन में रखिए। ये वर्ब बी आपको, you have to put your be when you are converting from active sentences to passive sentences. You have to provide a be. मैं अब आपको ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं,
इट्स अ वेरी फूल प्रूफ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक जो है वो मैं बाद में आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा, जो मेथड बेसिकली थोड़ा सा रटे का मेथड है, उसमें इतनी बहुत ज़्यादा समझ इन्वॉल्व नहीं है, और उसमें बच्चा याददाश्त की बिना पर कभी कभी गलती भी कर देता है। मैं आपको जो ये मेथड करा रहा हूँ, ये मेथड फुल प्रूफ बहुत मैथमेटिकल अंदाज है इस काम को करने का। ये वर्ब है बी, जिसकी 8 शक्लें होती हैं। बी इसकी इन्फिनेटिव शक्ल है। इसका प्रेजेंट शक्ल जो इसकी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो इज एम आर 3 होती हैं। इसकी पास्ट वॉज और वर होती है, पास्ट जो V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसकी बीन है, और फोर्थ फॉर्म यानी V1 ING इसकी जो है वो बीइंग है। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिसको प्रॉपरली फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, वो इंग्लिश के अंदर 2 ही फॉर्म शुमार होती हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और बाकी सारी जो हैं वो डिफरेंट और अदर हालतें हैं। बहरहाल इसका V1 जो है वो इज एम आर है, या आप मेरी टर्मिनोलॉजी याद कीजिए। V1 इज एम आर है, और V2 वॉज और वर है, और V3 बीन है, और V1 ING बीइंग है, और इस पूरे वर्ब का नाम बी वर्ब है। और ये बी भी इसी की एक शक्ल है, ये इन्फिनेटिव शक्ल कहलाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और बी खुद 8 इसकी शक्लें। अब हम वापस अपने लेसन पर जाते हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया पहला स्टेप है कि आप इस सब्जेक्ट को उठाकर आप ये सब्जेक्ट उठाइए जो यहां पर लाइन है एक्टिव सेंटेंस का, नेचुरल एजेंट को ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दीजिए। बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये यहां पर जो है वो एडवर्ब फ्रेज में जाएगा, मगर बहरहाल आपकी आसानी के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय, तो ये बहरहाल बनना है, तो आप इसको यहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ले जाइए, और ये जो इसकी जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस था, उसको उठाकर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द न्यू पैसिव सेंटेंस बना दीजिए। इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए, और ये जो भी वर्ब था इसकी हालत जहन में रख लीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी हालत थी V1 की हालत थी इसकी। हम ये बात याद रख लेते हैं कि ये हालत V1 की थी, जिसको हमने V3 में कन्वर्ट किया है। मेन वर्ब यहां पर V1 की हालत में था। हम ये बात अपनी आसानी के लिए याद कर लेते हैं कि मेन वर्ब V1 की हालत में था। आप इस मेथड को तवज्जो से सुनेंगे तो आपको एक ऐसा मेथड आ जाएगा इस काम को करने का जिसमें आप एरर नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूं कि आप चाहें भी आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आप चाहें भी तो एरर नहीं कर सकेंगे। आप इस प्रोसेस को मैथमेटिकल अंदाज में फॉलो कीजिए, आपसे एरर नहीं होगा। तो पहला स्टेप दोबारा से करते हैं। पहला स्टेप, यहां जो ऑब्जेक्ट था इसको पहला दूसरा यहां पर कोई खास अहमियत नहीं रखता कि कभी मैं यहां को उठाकर लेके जाने को पहला कह रहा हूं, कभी इसको पहला कह रहा हूं। मैं 5 स्टेप्स आपको दोहरा रहा हूं। एक स्टेप कि आप जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस था, इसको सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दीजिए। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस था, इसको ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ले जाइए। दूसरा स्टेप, इसके पीछे जो अब आपका नया ऑब्जेक्ट आया है, इसके पीछे बाय लगा दीजिए। क्योंकि हमने इसको एजेंट बनाना था, इसलिए इसको हमने एजेंट, यहां पर भी वही है, एजेंट ऑफ द एक्शन चेंज नहीं हो रहा। एजेंट ऑफ द एक्शन अगर चेंज हो जाए तो सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। मैं भी आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है।
एजेंट ऑफ द एक्शन चेंज नहीं हो रहा, यहां पर एजेंट एडवर्ब की शक्ल में आ गया, लायन के हाथों, शेर के हाथों। एजेंट ऑफ द एक्शन चेंज नहीं हुआ। इस वर्ब को, ये जो मेन वर्ब था, मैं एक दफा दोबारा बोल रहा हूं, मेन वर्ब को, इस मेन वर्ब को उठाकर जो है वो आप इस मेन वर्ब को यहां पर V3 की हालत में कन्वर्ट करके यहां ले आइए। ये चौथा स्टेप हो गया, ये हमने V3 की हालत में कन्वर्ट किया, यहां ले आए। हमेशा V3 में कन्वर्ट होगा, मेन वर्ब हमेशा V3 में कन्वर्ट होगा। अब आपने अपना एक बी डालना है, आपने अपना एक बी अभी लगाना बाकी है। ये बी किस हालत में लगेगा? ये बी उस हालत में लगेगा जिस हालत में ये मेन वर्ब था, इसकी हालत में यहां पर बी लगाया जाएगा। आइए देखते हैं V1 बी की क्या क्या थी। V की V1 थी इज, एम और आर। ठीक है, अब यहां पर हमने फैसला करना है कि इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, इज, एम या आर। ये हमने फैसला करना है, इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। ठीक है, बी यहां पर हमने अपना देना ही देना है, हर हाल में बी वर्ब लगेगा ही लगेगा। इज लगेगी, एम लगेगा या आर लगेगा, ये एक सवाल है। तो ऑब्वियसली अब जो नया जो चेंज्ड सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट देखिए, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक यहां पर ये बी की शक्ल लगेगी, बी लगेगा, मगर उसकी शक्ल कौन सी होगी, इसकी फॉर्म को डिसाइड करेगा ये वाला वर्ब जिसको आपने V1 से V3 कर दिया। और शक्ल तो जाहिर है कि इसकी जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो इसका बहरहाल इसी गोट के साथ, इस गोट के साथ ही होना है कि अगर ये सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, अगर ये प्लूरल है तो आर लग जाएगा, और अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा था तो एम लग जाएगा। तो अब ये यहां पर ऑब्वियसली गोट सिंगुलर है, इसलिए यहां पर ये इज इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये एक फुल प्रूफ मेथड है, ये आपका एग्जैक्टली 100% आपका सेंटेंस पैसिव कन्वर्ट हो चुका है। दोबारा मैं स्टेप्स दोहराता हूं। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को उठाकर सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव पैसिव सेंटेंस बना दीजिए। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को उठाकर ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस पर ले जाइए, उससे पहले बाय लगा दीजिए। तीन स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप, मेन वर्ब को उसकी अपनी हालत से बदलकर V3 में कर दीजिए, उसकी जो भी हालत है उससे बदलकर उसको V3 में कर दीजिए। और यहां पर आपने अपना बी लगाना है, जो कि इसको देखेगा ये किस हालत में था, उस हालत का बी लगेगा। इस हालत का बी लगाने के लिए आप देखेंगे कि बी की कौन सी, उस हालत का, अगर वो V1 था मिसाल के तौर पर तो 3 हालतें हैं, पास था तो 2 हालतें हैं, पास का पार्टिसिपल था तो 1 हालत है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल था तो एक हालत है, और अगर वो मेन वर्ब इन्फिनेटिव की हालत में था तो भी एक हालत है, बी। तो इस ये डिसाइड करेगा कि इसकी फॉर्म क्या होगी, और ये डिसाइड करेगा कि ये इज, एम, आर मिसाल के तौर पर V1 के अंदर तो बी की 3 शक्लें हैं, इज और एम और आर वो एक ही चीज है, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसकी मुताबिकत के एतबार से कहीं इज लगता है, कहीं एम लगता है और कहीं आर लगता है। तो इस वक्त गोड चूंकि सिंगुलर है पीछे, इसलिए यहां पर सिंगुलर का जो वर्ब है वो इज है, इज एम आर में से वो इज इस्तेमाल होगा। अब एक और सेंटेंस लेते हैं और एक और सेंटेंस लेकर उसको कन्वर्ट करते हैं। मैं भाई के पास्ट का सेंटेंस ले रहा हूं और इस पास्ट के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं यहां क्या क्या वो रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो बाकी तो बातें ठीक हैं, ये भी यहां पर ये अब
अब इस जुमले को सारे को दोबारा देखिए। तो एक स्टेप के इस गोट को उठाकर मैंने सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप, यहां के सब्जेक्ट को उठाकर मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दिया। तीसरा स्टेप, मैंने ये बाय लगा दिया, ये बाय। चौथा स्टेप, ये वर्ब जिस भी हालत में था मैंने इसको यहां से V3 में कन्वर्ट करके नीचे ले आया। अच्छा, अब इत्तेफाक से किल्ड की V2 भी किल्ड होती है और V3 भी किल्ड होती है, इसलिए बजाहिर इसके स्पेलिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें यह पता है कि वहां यहां पर ये वर्ब टू यानी पास्ट की हालत में था और यहां आकर ये पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की हालत में आ गया। अब हमने पीछे एक बी लगाना है, इस बी का फैसला करना है। तो इसकी जो फॉर्म है वर्ब फॉर्म, पहले हमने उसका फैसला करना है कि इसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी इस बी की। मैं इसको यहां नीचे लिख रहा हूं, अभी हमने इसका फैसला नहीं चूंकि किया, इसके लिए मैं इसको नीचे लिख दिया और ऊपर यहां मैं इसका रंग चेंज कर देता हूं क्योंकि अभी हमने इसका फैसला नहीं किया। अब इस बी को हमने देखना है ये किस हालत में होगा, तो हम ये याद करें कि हमने इसकी वर्ब फॉर्म जो है वो यहां से फैसला करानी थी, इस V2 से। अभी ये यहां पर किल्ड जो है वो V2 था, हम इस टेंस को पहचानते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट थी। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब, मेन वर्ब जो है वो V2 की हालत में होता है, अगर वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ये V2 की हालत में होता है। ये V2 की हालत में था, हमने इसको नोट कर लिया था कि ये V2 था। अब यहां ये B V2 की हालत में डलेगा और B का V2 यानी पास्ट वॉज या वर होता है, ये हमें मालूम हो गया कि ये वॉज या वर होता है। अब हमने इन वॉज या वर में से ये फैसला करना है कि यहां पर वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो बहुत सादा सी बात है, सिंगुलर गोट के लिए यहां पर वर नहीं लग सकता, सिंगुलर गोट के लिए यहां पर वॉज इस्तेमाल होगा। और इस बात का फैसला कि ये वॉज क्यों है, वॉज या वर में से क्यों है, वो यहां ये V2 बता रहा है आपको। ये V2 आपको डिसाइड कर रहा है कि ये यहां वाला जो बी हमने डालना है ये V2 की हालत में डालना है। और हमने कहा V2 की हालत बी की वॉज या वर होती है। अब ये वॉज या वर में से क्या लगेगा इसका फैसला सब्जेक्ट करेगा कि वो सब्जेक्ट यहां, क्योंकि वॉज और वर एक ही चीज के दो नाम है। वॉज वर V2 हालत है बी की, ये एक ही चीज के दो नाम है। यहां ये फैसला कि वॉज लगेगा या वर लगेगा ये गोट करेगी। अगर सिंगुलर है तो वॉज और अगर प्लूरल है तो वर लग जाएगा, यू है तो भी वर लग जाएगा, और आई है तो वॉज लगेगा, दे है तो, यानी अगर प्रोनाउंस भी हैं तो हमें पता है प्रोनाउंस की डिफरेंट जो हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एतबार से प्रोनाउंस की जो आगे एग्रीमेंट है वर्ब की वो क्या है वो भी हम जानते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। द लायन हैज किल्ड द गोट, ये तीसरा सेंटेंस आ गया। द लायन हैज किल्ड द गोट, ये हमें पता है। यहां पर हम इस टेंस को पहचानते हैं, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट की है और प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब फ्रेज होती है हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमने टेंस पहचान ली है, ये हैज V3 है। हैज V3 का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हम इसको V3 पहचान चुके हैं कि ये V3 है, ठीक है। अब हम इसको फिर दोबारा इस वर्ब फ्रेज को मैं खत्म कर रहा हूं और जरा मैं गोट को पीछे हटा रहा हूं फॉर सम रीजन, जो भी आपको पता लग जाएगा। और इसको भी यहां से भी मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। तो बाकी चीजें वही हैं, इस बी का फैसला हमने करना है। अभी एक बात और दूसरी बात और एक बहुत ध्यान से समझने की है, वो आप बड़े ध्यान से सुनिए कि यहां पर वर्ब
किल्ड नहीं है, सिर्फ यहां वर्ब है हैज किल्ड। ठीक है, यहां वर्ब सिर्फ किल्ड नहीं है, वर्ब पूरा वर्ब है इस वक्त हैज किल्ड, लेकिन हमने जो हालत बदलनी होती है वो सिर्फ मेन वर्ब की बदलनी होती है। इस मेन वर्ब की जो कि किल्ड है, मेन वर्ब वो तो ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग, हैज तो एक हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हालत मैंने नहीं बदलनी, मैंने मेन वर्ब को उठाकर V3 की हालत में कर देना है। ये मेन वर्ब को मैंने V3 में कन्वर्ट कर दिया। अब एक सवाल बनता है, आप यहां आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि वो तो पहले ही V3 था, उसको मैंने क्या V3 कर दिया। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये पहले ही V3 था और आपने उसको V3 ही किया है। वो हमने यहां पर क्यों V3 नोट किया है, इसलिए कि मैंने ये जो B डालना है ये V3 की हालत में डालना है, इसलिए मैंने इसको नोट कर रखा है कि ये V3 था। अब ये बात ध्यान में रखिए कि जो इसका अपना वर्ब फ्रेज था वो वर्ब फ्रेज यहां पर आएगा, इसकी अपनी वर्ब फ्रेज थी हैज के आगे V3, इसमें ये ऑक्सिलरी थी हैज, ये ऑक्सिलरी यहां पर अभी बाकी रहेगी, ये ऑक्सिलरी खत्म नहीं होगी। दी गोट यहां पर हैज था, गोट के एतबार से देखेंगे हैज लगेगा या हैव, क्योंकि हैज और हैव एक ही चीज के दो नाम है। ये हैव वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, दो शक्लें हैज हैव वर्ब की V1 के अंदर दो शक्लें हैं, हैज और हैव। तो यहां ये गोट हमें फैसला करेगी, और गोट भी चूंकि सिंगुलर है इसलिए एस वाली शक्ल हैज ही इस्तेमाल होगी। अब आगे यहां पर हमने बी लगाना है, इसका फैसला करना है कि ये बी किस हालत के अंदर लगेगा। तो हमने देखा था कि ये V3 था मेन वर्ब, इसलिए हम मेन वर्ब बी की V3 देखते हैं, V3 क्या है, ये V3 है और वो बीन होती है। तो ये आसान फैसला है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये V3 था, ये भी बीन आएगा, बी का V3 आएगा, बी वर्ब का V3 यहां पर इस्तेमाल होगा। तो थोड़ा सा और आगे कर देते हैं ताकि थोड़े फासले ठीक हो जाएं। अब मैं स्टेप्स दोबारा दोहराता हूं आपके लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दीजिए, एक स्टेप। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस की जगह पर ले जाइए, दूसरा स्टेप। इस नए ऑब्जेक्ट के पीछे बाय लगा दीजिए, तीसरा स्टेप। मेन वर्ब को V3 की हालत में करके नीचे उतार दीजिए, अगर ये V3 ही था तो V3 ही दोबारा उतर आएगा, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में ये बात भी शामिल है कि इसका ये जो ऑक्सिलरी थी उसको बाकी रखा जाता है, उसको खत्म नहीं करना। वो ये जो वर्ब फ्रेज थी ये पूरी की पूरी आपने उतारनी है, मगर उसका वर्ब जो मेन वर्ब है उसको V3 कर देना है, ये फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप, अब आपने अपना बीन डालना है, और ये जो बीन है ये बीन आपने उस हालत में डालना है जिसमें मेन वर्ब एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब था, और यहां एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब चूंकि V3 की हालत में था इसलिए हमने यहां जो बीन डाला है वो चूंकि बी का V3 बी का जो पार्टिसिपल है वो बीन होता है, इसलिए हमने इसको बीन की हालत में यहां इस सेंटेंस में प्रोवाइड कर दिया। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लेकर आता हूं जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब फ्रेज कोई और हो, कुछ और हो, वो डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर हम इस जुमले को चेंज करते हैं, यहां हम लिखते हैं ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जुमला ले लिया, आपको नजर आ रहा होगा। कुछ इसमें थोड़ी सी तब्दीली करता हूं, दी बेबी इसमें कुछ तब्दीली करता हूं थोड़ी सी, एक मिनट। दी किड इज ईटिंग दी
cake pieces. The kid is eating the cake pieces. ठीक है, ये मैंने अब जुमला चेंज कर दिया है. मैं आपको भी वजह बताता हूँ क्यों, ताकि इसमें आपको एक और बात भी आप लर्न कर सकें, इसलिए मैंने ये जुमला चेंज किया है. तो द किड ईटिंग अब यहां पर हम सारी चीजें वो ठीक करते हैं. यहां पर आ जाएगा ये जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस था, इसको यहां पर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, द किड. ये और दूसरे स्टेप में यहां पर द केक पीसेस. ये जो कि हमारे एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने अब पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया. और केक पीसेस तीसरा स्टेप हमने ये बाय लगा दिया. तीसरा स्टेप ये कि हमने ये बाय लगा दिया इस किड के पीछे, ये बाय. चौथा स्टेप ये ईटिंग था, और आप बताइए ईटिंग की, ईट वर्ब की V3 क्या होती है, आपको पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता तो फिर ये कन्वर्जन आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. आपको वर्ब की हालतें याद करनी चाहिए. ईट की V3, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है. मैंने इसको ईटन में कन्वर्ट कर दिया. अभी ये हमारे डिसाइडेड नहीं है, इनको हम नीचे उतार देते हैं. द किड, और हमने ये बात की थी कि जो ऑक्सिलियरी इस एक्टिव सेंटेंस की ऑक्सिलियरी थी वो यहां बाकी रहेगी. सिर्फ अब मसला ये है कि ये ऑक्सिलियरी इस सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, रहेगा इज ही. और इज की तीन हालतें होती हैं, इज, एम और आर. ये भी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इज की तीन हालतें हैं. इस बी को एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं. ये हमने अभी ऐड करना है, हमें याद है ये 5वां स्टेप है. अब यहां पर इज, एम और आर तीन हालतें इज की हैं. तो वो तो किड था, किड की वजह से इज आ रहा था. तो यहां केक पीसेस की वजह से इस इज, एम, आर में से ऑब्वियसली आर आएगा. ठीक है, ये बड़ी वाज़ेह सी, बड़ी आसान सी बात है कि चूंकि अब केक पीसेस हो गए हैं जो कि प्लूरल हैं, तो ये आर आएगा. ठीक हो गया. अब ये जो हमारा वर्ब था, इसको याद कीजिए, ये किस हालत के अंदर था. ये V1 ING की हालत में था, जो हमने पहले बात की थी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की हालत में है. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की हालत में था, यानी V1 ING वाली हालत में. तो यहां अब जो ये बी आना है, यहां पर जो हमने अपना बी डालना है, फिफ्थ स्टेप जो हमने अपना बी डालना है, ये बी जो है वो ING की हालत में आएगा. और बी की ING की हालत आपको पता है बीइंग होती है. तो ये आपकी 100% करेक्ट कन्वर्जन हो चुकी है विदाउट एनी एरर, फुल प्रूफ मेथड से. वो और से दोबारा देखिए. पहला स्टेप, यहां जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया है. दूसरा स्टेप, जो यहां पर सब्जेक्ट था नेचुरल एजेंट, इसको हम ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ले गए पैसिव सेंटेंस में. तीसरा स्टेप, हमने ये बाय लगाया. चौथा स्टेप, इस मेन वर्ब को ये जिस भी हालत में था वहां से कन्वर्ट करके V3 बना दिया. हमेशा ही V3 बनाना है. और इसकी जो ऑक्सिलियरी थी उसको यहां पर नए सब्जेक्ट के आगे फिट कर दिया, लेकिन उसकी हालत को हमने एडजस्ट कर दिया इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक. वहां इज इसलिए था कि एक किड था, यहां आर इसलिए है क्योंकि इज, एम, आर एक ही चीज है. आर इसलिए है कि यहां पर केक पीसेस जो कि ज्यादा है उनके आगे इज नहीं लगता, आर लगता है. और जो हमने अपना बी डालना है, ये जो हमने अपना बी डालना है, इस बी की हालत ये V1 ING जो मेन वर्ब की फॉर्म थी वहां पर, ये इस मेन वर्ब की जो फॉर्म थी, इस मेन वर्ब की फॉर्म ये डिसाइड करेगी कि हमने बी
किस हालत का डालना है। और हमें पता है ये V1 ing की हालत में था, इस V1 ing को हमने V3 में कन्वर्ट कर दिया था, या अब जो हम B डालेंगे वो इस हालत का डालेंगे, यानी V1 ing का, जो कि बीइंग होता है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर she will call all the candidates. She will call all the candidates. इसको मैं मिला देता हूं। और अब हम देखते हैं अब यहां क्या क्या कुछ है। तो पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट है शी, वर्ब है विल कॉल, और ऑल द कैंडिडेट्स ये यहां पर नेचुरल रिसीवर ऑफ द एक्शन और एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब हम ये कन्वर्जन्स देखते हैं कैसे होंगी। अच्छा चलिए आहिस्ता आहिस्ता इसी को मिटा देते हैं। ये सारा कुछ ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसको भी नीचे कर लेते हैं, जब इस्तेमाल करना होगा तो लगाएंगे। तो शी जो है वो वो सब्जेक्ट है यहां पर, उसको हमने वहां लेकर जाना है, और ये कॉल को हमने V3 करना है। इनको जगह पर पहुंचा देते हैं सारी चीजों को। और अब हम तो सबसे पहली बात कि ये शी जो है वो यहां पर चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट होकर, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव हालत है ये हमने प्रोनाउंस पढ़ते वक्त किया है। सब्जेक्टिव हालत जो है वो शी होती है, और इसी शी की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो हर है। हर के पीछे सेकंड स्टेप बाय लगा देते हैं। ठीक है, ये हर हम यहां ले गए थे, शी को हर बनाकर इसके पीछे बाय लगाया, और इस मेन वर्ब को कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, इसको हमने V3 में कन्वर्ट कर दिया। वही सारे स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं। एक स्टेप, पहला स्टेप था शी को यहां ले गए हर बनाकर ऑब्जेक्टिव हालत में, फिर हमने इसके पीछे बाय लगा दिया, इस हर के पीछे, और फिर मेन वर्ब जो यहां पर कॉल था, वर्ब फ्रेज है विल कॉल, लेकिन मेन वर्ब है कॉल। इस कॉल को हमने यहां से वर्ब 1 की हालत से बदलकर, ये वर्ब 1 था, इसको हमने वर्ब 1 से बदलकर, सॉरी ये वर्ब 1 नहीं था, वेरी सॉरी, मैं भी आपको बताता हूं, सॉरी ये मैं गलत बोल गया हूं। ये वर्ब इन्फिनेटिव की हालत में था, इसलिए कि विल अपने आगे सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। ये हमने जब टेंसेस की थी तो वहां हमने किया था कि विल के आगे सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकता है। ठीक है, ये वर्ब यहां पर इन्फिनेटिव की हालत में था। इस इन्फिनेटिव हालत को हमने उठाकर नीचे वर्ब 3 में कन्वर्ट करके कॉल्ड बना दिया। तो जो कॉल है इसकी वर्ब 3 होती है कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। इसकी वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल जो है वो कॉल्ड होती है। इसको हमने कॉल्ड में कन्वर्ट करके यहां पर कर दिया, और ये ऑल द कैंडिडेट्स ये हमने यहां पर ले आए, ऑल द कैंडिडेट्स को, ऑल द कैंडिडेट्स, और अब ये विल
यहां पर मौजूद था वर्ब, ये विल यहां दोबारा आएगा। ये हमें मालूम है कि जो एक्टिव सेंटेंस की अपनी वर्ब फ्रेज होती है, एक्टिव वर्ब की अपनी वर्ब फ्रेज जो है वो कायम रखी जाती है। तो ये यहां पर विल जो है, और विल और शैल एक ही चीज है। अगर यहां पर आई आ गया होता तो हम ये बजाय विल के शैल लगा देते। ऑल द कैंडिडेट्स विल कॉल्ड बाय हर, मगर अभी ये 4 स्टेप पूरे हुए हैं, 5वां स्टेप रहता है। 5वां स्टेप है मैंने अपना बी यहां पर अभी प्रोवाइड करना है। और अब आप ये फैसला करें कि ये बी यहां पर किस हालत के अंदर आएगा, जबकि मेन वर्ब इन्फिनेटिव की हालत में था। आइए देखते हैं जाकर दोबारा अपने टेबल को कि अगर मेन वर्ब इन्फिनेटिव की हालत में हो तो उसके साथ की बी की शक्ल क्या होती है, और बी की इन्फिनेटिव शक्ल बी खुद है। तो ये फैसला हो गया कि चूंकि ये इन्फिनेटिव था, ये मेन वर्ब, यहां पर जो बी लगेगा वो बी की हालत में लगेगा। ठीक है, अब आप इसको गौर से दोबारा देखिए, तवज्जो से देखिए। मैं आपको 5 स्टेप्स दोबारा गिनवाता हूं और अब मैं उनके ऊपर 1 2 3 लिख दूंगा। अब मैं उनके ऊपर ये 1 2 3 लिखूंगा ताकि आपको ये पता लगे कि ये स्टेप कौन कौन से थे। तो पहला स्टेप कि आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को उठाकर सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दिया। दूसरा स्टेप, आपने सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को उठाकर ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस बना दिया। तीसरा स्टेप, आपने अपना बाय लगाया। चौथा स्टेप, आपने जो मेन वर्ब था इसको V3 में कन्वर्ट करके आप यहां ले आए, और जो इसका अपनी ऑक्सिलियरी थी ऊपर सेंटेंस में, जो इसकी अपनी ऑक्सिलियरी थी, इस ऑक्सिलियरी को आपने नीचे दोबारा शिफ्ट किया। और अब आपने 5वां स्टेप अपना बी लगाना है, जिसका फैसला आपने यहां से लेना है। ये मेन वर्ब जिस हालत में था उसी हालत के अंदर ये बी यहां पर इस्तेमाल होगा। ये बी ये उसी हालत का होगा। तो चूंकि यहां पर वर्ब इस वक्त इन्फिनेटिव हालत में था, तो ये बी भी यहां पर इन्फिनेटिव हालत में है। अच्छा, ये वो मेथड है, ये पूरा हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ये वो मेथड है जो बिल्कुल मैथमेटिकल है। आप इस मेथड से अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे और जहन में अपने ये मेथड सारा का सारा पूरा करेंगे, तो इस बात का इम्कान नहीं है इंशाल्लाह कि आप गलती करेंगे। इसके अलावा एक मेथड जो है वो क्रैमिंग का भी है। वो क्रैमिंग का मेथड ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी V1, वो इज MR V3 में कन्वर्ट हो जाती है। जो पास्ट इंडेफिनिट है वो वॉज वर V3 में कन्वर्ट हो जाती है। जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो विल बी V3 में कन्वर्ट हो जाती है, विल बी या शैल बी V3 में। और इस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो इज MR के आगे V1 ING होता है, जब इसको पैसिव किया जाता है तो ये इज MR बीइंग V3 में कन्वर्ट हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसके नतीजे में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भेजूंगा, कुछ कन्वर्जन्स भेजूंगा, वो आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।